मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन होता क्या है? अभी तक हमने जो देखा था ना, उसमें हम रिएक्शंस कैसे देखते थे कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस देखते थे। मल्टी स्टेप रिएक्शंस, मल्टी स्टेप का मतलब पहले ए कंपाउंड के साथ हमने बी मिलाया, दोनों ने मिलकर सी बनाया, सी की रिएक्शन फिर डी के साथ में की, देन डी प्रोडक्ट ई प्रोडक्ट बना जिसके अंदर ए बी सी डी सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ मल्टीपल स्टेप्स कर रहे हैं, पहले एक से दूसरा स्टेप, फिर दूसरे को बना के तीसरा स्टेप। तो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन क्या होती है कि एक ही रिएक्शन को एक ही पोर्ट के अंदर जब हम करते हैं, जब ए बी सी डी कितने भी कंपोनेंट इकट्ठे हमने डाल दिए, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है मेरे पास में, जिसके अंदर सभी के गुण हो, सभी की करेक्टरिस्टिक्स हो, वो वाली चीज कहते हैं मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं क्या है कि मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन इज अ सिंथेटिक मेथडोलॉजी इन विच 3 or more reactant come together in a single reaction vessel to form a new product। यहाँ कितने प्रोडक्ट हमने बताए? 3 या 3 से ज्यादा रिएक्टेंट, ये इसका मतलब जरूरी कंपोनेंट है, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। भाई अगर आपके पास में ए और बी साथ में रिएक्शन करके सी बना रहे हैं, बताओ इसमें कितने कंपोनेंट हुए? 2 रिएजेंट है ना, खाली 2 रिएक्टेंट है ना, तो 2 कंपोनेंट रिएक्शन हुई, 2Cr लिख देंगे इसको। जैसे ही हमने ए बी प्लस सी कर दिया, ए प्लस बी प्लस में सी, कंपोनेंट कितने हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। तो 3 या 3 से ज्यादा होते के साथ में मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन हो जाती है। The characteristic aspect of multi-component reaction is that the final products contain almost all proportions of substrate generating almost no byproduct। ये वाला टॉपिक आपका बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एमएससी पॉइंट के व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन, और जो इनके नाम आएंगे आगे 3-4 रिएक्शन हम पढ़ेंगे, तो 3-4 रिएक्शन को नाम से ही आएगा, विद मैकेनिज्म आपका लिखना है, तो ये वाला आपको यूं के यूं लिखने पड़ेंगे। इनके करेक्टरिस्टिक एक्सपेक्ट क्या होती है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास में बना ना, उसके अंदर जो स्टार्टिंग में जितने भी रिएजेंट लिए थे, ए प्लस में बी प्लस में सी, सभी के गुण होंगे, सभी के क्या होंगे? गुण होंगे, सभी की करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट उसके अंदर रहेगा, वो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन आपकी होती है। उसके बाद नोट में हमने यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखे हैं, वो क्या क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मल्टी component reaction comprises a portion of each individual reactant component। तो ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी रिएक्टेंट कंपोनेंट है सभी के ही उसका पोर्शन मल्टी कंपोनेंट के प्रोडक्ट में रहेगा। सेकंड है, मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज टेंडम और डोमिनो रिएक्शन। कभी कभी ये टेंडम और डोमिनो रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। फिर तीसरा जो इसमें है, मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन में भी further classified by the number of molecules in the number of functional group participating in the reaction। अब मान लो एक रिएक्शन हमने देखी जिसमें ए बी सी डी 4 कंपोनेंट ले लिए और 4 कंपोनेंट ने प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट के अंदर देखो ए के भी गुण हैं, बी के भी, सी के भी एंड डी के, सभी के करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इट इज अ 4 कंपोनेंट रिएक्शन जिसके अंदर 4 कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। इसी तरह से मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस minimize cost in the form of time and material by generating complex target in a single conversion step। इस चीज को ध्यान से समझना है। होता क्या है कि मल्टीपल कंपोनेंट जो रिएक्शन है आपकी, उसमें क्या होता है, ये कॉस्ट को मिनिमाइज कर देती है। कैसे? टाइम और मटेरियल को बचा के। तो यहाँ जैसे हमने ए बी सी डी के 1 मोल लिए, 50% इसकी रिएक्शन की यील्ड आई, तो फाइनल प्रोडक्ट बना जिसमें ए बी सी और डी सभी के करेक्टरिस्टिक थे, तो फाइनल प्रोडक्ट कितना आएगा? 0.5 मोल आएगा। ये मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन अगर हम सिंपल करते, वेयरएज लीनियर टोटल सिंथेसिस रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी टू एडवांस स्टार्टिंग मटेरियल टू कॉम्प्लेक्स टारगेट। जैसे आपको कोई एग्जांपल लिखते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन का, लीनियर टोटल सिंथेसिस का,
जैसे ए है, ए के आपने रिएक्शन की बी के साथ, दोनों 1 मोल लिए, 50% रिएक्शन हुई, तो यहीं 50% हुई, तो ए बी जो प्रोडक्ट बना वो कितना बना, 0.5 मोल ही बना। इस 0.5 मोल को आप सी के साथ रिएक्शन करेंगे, सी फिर हमने 1 मोल लिया, लेकिन ये क्या था, यहाँ 50% फिर रिएक्शन हुई, तो ये जो 50% रिएक्शन यहाँ पे हुई है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ए बी प्रोडक्ट, तो इसका भी 50% मतलब 0.25 मोल ही बन पाएगा ए बी सी। फिर हमने डी का लिया 1 मोल, फिर फर्दर 50% रिएक्शन हुई, तो यहाँ जो टोटल प्रोडक्ट आपका बना है ए बी सी डी का, उसके अंदर जो फाइनल अमाउंट है वो केवल और केवल 0.125 मोल ही रह जाएगा। जहां मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन में 0.5 मोल ले रहे थे फाइनल प्रोडक्ट को, वहां हम इसको 4 टाइम्स कम कर देते हैं। तो ये ही फायदा होता है मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन करने का, कि आपके पास देखो अभी यहाँ पे 4-5 रिएक्शन करनी पड़ी मल्टीपल स्टेप के अंदर, तो आपको टाइम भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा और मनी भी, क्यों, फाइनल प्रोडक्ट तो कम आया। तो इसलिए मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन में क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा आता है और आपका टाइम एंड मनी जो होता है वो सेव हो जाता है। तो ये एक आपका यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी यूज मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन ओवर मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। तो इसमें आप यही लिखेंगे ऐसे ही एग्जांपल बना के कि इसमें टाइम एंड मनी आपका बचेगा, क्योंकि उसमें ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है, लेस अमाउंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट यू विल कोट इन द multiple step reaction, whereas in multiple component reaction you will get the finite amount of in the required amount of product, final product। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है, मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन और कन्वर्जेंट रिएक्शन। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया कन्वर्जेंट, ये जरूर एग्जाम में आए तो ये वर्ड लिखना। कन्वर्जेंट का मतलब जो कन्वर्ज होते हो, एक जगह इकट्ठे हो जाते हो, ठीक है, सिमट जाते हो। ये मल्टीपल कंपोनेंट ये कन्वर्जेंट इन नेचर होते हैं, मींस दैट द फाइनल प्रोडक्ट मस्ट कंटेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंपोनेंट टेकन इन द सिंगल पोर्ट। एक सिंगल पोर्ट के अंदर हमने रिएक्शन कर रहे हैं, कंपोनेंट हमने ले लिए पी क्यू आर, तीनों क्या थे, रिएजेंट थे, तो एक कन्वर्ज हो रहे हैं, सभी के गुण आ रहे हैं इसके अंदर। तो जो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट आएगा इसमें तीनों के गुण आएंगे, कन्वर्जेंट इन नेचर है ये। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ कहाँ देखी जा सकती हैं। तो इसमें है द फर्स्ट एवर इसमें है द फर्स्ट एवर मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शंस कैन बी सीन इन नेचर। मतलब जो प्रकृति है उसी के अंदर हमने ये देखा है कि नेचर के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन होती है। कैसे, एडेनिन करके कि आपका बेस होता है जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, डीएनए और आरएनए का, एडेनिन करके, और ऐसे 3-4 बेस और होते हैं आपके। तो वो सभी के सभी जो होते हैं वो प्रीबायोटिकली फॉर्म्ड करे जाते हैं नेचर के द्वारा ही। वो कैसे, बाय the condensation of 5 molecule of HCN in a reaction catalyzed by ammonia। अमोनिया की प्रेजेंस में 5 मोलिक्यूल जो HCN के होते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के, वो प्रीबायोटिक सिंथेसिस की जाती है उसके द्वारा एडेनिन की। तो ये मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन ये थी नेचर की। जो सबसे पहली मॉडर्न कंट्रीब्यूशन हुआ ना मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन का, वो मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन का सबसे पहला मॉडर्न कंट्रीब्यूशन हुआ 1850 में, सन 1850 में। किसके द्वारा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्ट्रैकर, उन्हीं के बेसिस पे उनकी रिएक्शन लिखी गई, स्ट्रैकर सिंथेसिस। अब स्ट्रैकर सिंथेसिस क्या होती है, इसको 3 कंपोनेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, मतलब 3 कंपोनेंट रिएक्शन है, इसको सिंपली ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तुम्हें याद रखना होगा कि कौन सी कितने कंपोनेंट रिएक्शन है। इसको अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। इसमें इन्होंने क्या लिया था स्ट्रैकर ने, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लिया, उसकी रिएक्शन NaCN और HCN के साथ में किया, हाइड्रोजन साइनाइड या सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, जैसे नेचर में होता था उसी ने उसी के साथ में एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और ले लिया। तो वहां से उसने क्या बनाया, वहां से उन्होंने अल्फा अमीनो एसिड्स बनाए। अब ये देखो ये रिएक्शन कितनी उपयोगी है।
आप जितने भी रिएक्शन करते हैं अमीनो एसिड बनाने के लिए, वो अमीनो एसिड आप ऐसे ही बनाते हैं। जितने भी अमीनो एसिड, जो भी आप प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक से सारी चीज़ें होती हैं, फिर अदर कंपाउंड होते हैं जो मसल इंजरी के लिए यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रास्यूटिकल में, सभी के अंदर अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस ट्रैकर सिंथेसिस का ही यूज़ करके वो लोग ये रिएक्शन कर पाते हैं। तो ये सिंपल सी एक रिएक्शन है जिसके द्वारा उन्होंने कर दिया था, ट्रैकर सिंथेसिस। This reaction is extremely famous for the synthesis of alpha amino acid, and this reaction is a multiple component reaction. ये multiple component reaction को short form में MCR लिख रहे हैं टेक्स्ट में, which comprises three component: aldehyde, hydrogen or sodium cyanide, and ammonia as substrate. This reaction is recognized as the first ever MCR of the world. ये जो ट्रैकर सिंथेसिस है जो 1850 में देखी गई, ये पहली, दुनिया की पहली MCR रिएक्शन थी। इसके बाद इसके कुछ एक एग्जाम्पल और दिए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए बताए गए हैं। एग्जाम्पल है जैसे ये एल्डिहाइड है, इसके अमीन के साथ में रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN। हमने पहले क्या लिया था, अमोनिया लिया था, यहाँ हमने क्या ले लिया, अमाइन ले लिया। तो दोनों में रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम रहेगा। एल्डिहाइड लिया, क्या बनाना था, अल्फा अमीनो एसिड बनाना था इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो अल्फा अमीनो एसिड ही बनाया। तो बाद में इसको हाइड्रोलिसिस करके एसिड का रूप इसको दे दिया। दूसरा एक और रिएक्शन है जिसमें हमने सब्सटीट्यूटेड थायोफिन प्रोडक्ट लिया है और उसके हमने रिएक्शन की है, देन सेम आपका एक कंपाउंड बनेगा। यहाँ एक स्टेप और है, जिस स्टेप के अंदर आप इस पूरी रिंग को भी हटा के यहाँ पे सिंपल NH2 ग्रुप को जोड़ा जा रहा है। तो ये वाली रिएक्शन आपकी हो पा रही है। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कुछ एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये मैंने आपकी अरेंज की है जो इनकी ईयर ऑफ डिस्कवरी था उसके बेसिस के ऊपर, कि जैसे पहले नंबर पे कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई रिएक्शन, तो उसके बेसिस के ऊपर सबसे पहले रिएक्शन थी स्ट्रैकर, जो फर्स्ट एवर मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन थी। ट्रैकर सिंथेसिस क्या है, फर्स्ट एवर MCR रिएक्शन ऑफ द वर्ल्ड। किस चीज के लिए थी, अल्फा अमीनो एसिड की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें रिएक्शन किसकी थी, एल्डिहाइड की थी, किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCN और सोडियम साइनाइड हम अल्फा अमीनो एसिड बना लेंगे। आपको ये चीजें बच्चों एग्जाम्स में याद रखनी पड़ेंगी, इनके नाम के हिसाब से। नेम रिएक्शन है 3-4 कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपने इस्तेमाल की। दूसरा है बिगिनरी रिएक्शन, 1891 में 1891 में रिएक्शन की थी। ये फर्दर 3 कंपोनेंट रिएक्शन है, 3 ही कंपोनेंट है। ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड, प्लस में यूरिया, प्लस में ये आपका है अल्फा कीटो एस्टर, ठीक है। एक्चुअली बीटा है, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। इसकी रिएक्शन की तो यहाँ आप देख रहे हो एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, साइक्लिक प्रोडक्ट। और ये जो साइक्लिक प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है ये क्या है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है, बेसिकली कंडेंस हो रहा है मोलिक्यूल, कंडेंसेशन आपको मिल रही है। तो इनके सभी के मैकेनिज्म देखेंगे हम कैसे हो रहे हैं। थर्ड इसमें मैनिक रिएक्शन है। मैनिक रिएक्शन हम लोगों ने खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ी हुई है। मैनिक रिएक्शन 1912 में हुई थी, 3 कंपोनेंट रिएक्शन है। फर्दर मैनिक रिएक्शन आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए गए थे। इसमें क्या था, एल्डिहाइड था या कीटोन था, कुछ भी आप ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइन और मैनिक रिएक्शन में हम HCHO ले रहे थे, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ हमने सिंपल कोई भी एल्डिहाइड लिया है और दूसरा आपके पास में क्या है, यहाँ पे कीटोन का ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। इनकी रिएक्शन करके आप फाइनल प्रोडक्ट आप बना पा रहे हैं। तो ये भी एक मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन थी। उसके बाद एक रिएक्शन आती है जो पेसरिनी रिएक्शन 1921 में, फर्दर 3 कंपोनेंट रिएक्शन है।
ये पहली वर्ल्ड की पहली कौन सी रिएक्शन है? आइसोसाइनाइड रिएक्शन, आइसोसाइनाइड मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन, फर्स्ट जो नोट या रिपोर्ट की गई, फर्स्ट आइसोसाइनाइड बेस्ड मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन। यहाँ हमने क्या लिया? कीटोन लिया। कीटोन की हमने किसके साथ में रिएक्शन की? आइसोसाइनाइड के साथ में, आइसोसाइनाइड। और उसके साथ में हमने क्या लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीन कंपोनेंट्स की जब आप रिएक्शन करेंगे आपको फाइनल एक प्रोडक्ट मिलेगा। ये पेसेरिनी रिएक्शन है। एंड उसके बाद एक रिएक्शन आती है यूजी रिएक्शन, 1959 में हुई थी ये। और 4 कंपोनेंट की रिएक्शन होती है, 4 कंपोनेंट रिएक्शन होती है, जहां भी आइसोसाइनाइड का यूज किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से आपके पास कंपोनेंट हैं? एक तो कीटोन है, दूसरा आपके पास आइसोसाइनाइड है, तीसरा आपके पास अमाइन है, और फोर्थ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आप देख रहे होंगे इसमें और ऊपर वाले रिएक्शन में केवल एक कंपोनेंट का डिफरेंस आ रहा है। कौन से कंपोनेंट का? यहाँ हमने क्या लिया? अमीन ग्रुप भी ले लिया, ठीक है। तो उसके बेसिस पे रिएक्शन है। तो अब यहाँ आपको जो मल्टीपल कंपोनेंट का जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि जो फाइनल प्रोडक्ट हो उसके अंदर सभी के गुण होने चाहिए। तो क्या इस रिएक्शन में जो हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है आपको सभी के गुण दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? देखो, जैसे ये वाला ग्रुप आ गया, इसको हमने रेड से दिखाया। ये वाला ग्रुप हमें कहाँ दिख रहा है? R1 R2, ठीक है, R1 एंड R2, ये वाला जो ग्रुप था, ये वाला कार्बन के ऊपर दिख रहा है। उसके बाद R3 NC, ठीक है। R3 और N का आपको जो दिख रहा है वो वाला कौन सा ग्रुप दिख रहा है? ये ग्रुप दिख रहा है। देन R5NH2, R5NH2 के लिए आपको क्या दिख रहा है? R5NH2, ये वाला। एंड R4C11O, R4C11O, ये वाले के लिए आपको क्या दिख रहा है? ये तो आप देख पा रहे हैं इनमें सभी के जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो आपको इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिख रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर द मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन। 3-4 मैकेनिज्म है इनके, वो भी आपको देखने हैं। रिएक्शन विद मैकेनिज्म्स अगर हम शुरुआत करें, 2 ही मैकेनिज्म आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या है? इट इज एसिड, पहले क्या उनसे बिगिनरी रिएक्शन जो है उसमें क्या? इट इज एसिड कैटलाइज्ड 3 कंपोनेंट रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड, a beta keto ester and urea to constitute a rapid and facile synthesis of dihydropyridones। इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं ये डाइहाइड्रोपिरिडोन्स, किस चीज के लिए? फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए। तो ये वाली रिएक्शन जो आती हैं आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में की जाती हैं, किस चीज़ के लिए? फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, फॉर सिंथेसिस ऑफ मेडिकल ड्रग्स, उसके लिए यूज की जाती है। अब पहली बात तो ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, 3 कंपोनेंट रिएक्शन है। किस किस के बीच में? ये जो है ना पॉइंट, किस किस के बीच में, ये तुम्हें याद होना चाहिए, फिर तुम प्रोडक्ट बना दोगे। पहला है एल्डिहाइड, दूसरा है बीटा कीटो एस्टर, और तीसरा है यूरिया। पहले रिएक्शन दिखाने की कोशिश की गई आपको यहाँ पे, एल्डिहाइड की रिएक्शन की यूरिया के साथ में, और फिर बीटा कीटो एस्टर को जोड़ा, आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनी। अब इसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं। The first step in the mechanism is believed to be the condensation between the aldehyde and urea। जो अगर पहला स्टेप होता है वो क्या है कि यूरिया और एल्डिहाइड के बीच में कंडेंसेशन हो। तो बनाएंगे क्या वो? टू जनरेट इमीनियम आयन, ठीक है। इमीनियम आयन यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है।
तो सिंपल है, आपने करके देख रखी है रिएक्शन बहुत सारी। यूरिया में अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो सिंपल कार्बन के ऊपर अटैक करके सिंपल एक बॉन्ड बनाएंगे, वहां से फर्दर अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने की कोशिश करेगा और कंडेंसेशन करेगा। तो कैसे वाटर का एलिमिनेशन होगा। वाटर कैसे एलिमिनेशन होगा, कार्बोनिल कार्बन से OH एंड नाइट्रोजन वाले जो अमोनिया का था उससे H आपका एक निकल जाएगा। यहाँ से जैसे ये निकलेंगे तो आपका वाटर का एलिमिनेशन करके ये इमीनियम आयन की फॉर्मेशन करेंगे, इमीनियम आयन की फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो इमीनियम आयन होता है यहाँ ये इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम आयन बाय रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड यूरिया। तो ये वाले बहुत अच्छे से एग्जांपल आप देखना, क्योंकि ये ऐसे आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी, बुक वगैरह में भी है नहीं जो ये बुक्स हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, द इमीनियम इंटरमीडिएट जनरेट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जो इमीनियम इंटरमीडिएट है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द बीटा कीटो एस्टर। देखो ये यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसको जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो इसको चाहिए, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। और जो आपके पास बीटा कीटो एस्टर था वो यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे मैंने एक स्टेप सिंपली आपको एसिड कैटालाइज था ना, ये इनोल बना के दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में कैसे बनना था, H पॉजिटिव पहले इसके ऊपर ऐड होना था, फिर ये वाला यहाँ से निकलना था। तो मैंने केवल ऐसे बना के दिखा रखा है आपको, इनोल ऑफ कीटोन, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला बेस कैटालाइज में सिंपल ये पहले इसको रिमूव करता, लेकिन यहाँ एसिड कैटालाइज है तो OH पॉजिटिव बन के ही होगा ये रिएक्शन, जैसे पहले मैकेनिज्म लिखवा रखा है। तो इसने यहाँ से इनोल फॉर्मेशन कर ली। अब क्या हुआ, जो इनोल था, इनोल हमने पता कर रखा है पहले से कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। इनोल हमने पहले तो यहाँ पे इसको खाली रेजोनेंस करके दिखा दिया, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके दिखा दिया। अब क्योंकि जो आपके पास इनोल था वो कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं। ये कहाँ अटैक करेगा, जहां इसको पॉजिटिव स्पीशीज दिखेगी। जो इमीनियम आयन था वो उसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वो डबल बॉन्ड को फिर से अपने पास ले लेगा एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। इस कार्बन के ऊपर कौन अटैक करेगा, इनोलेट आयन। जो इनोलेट आयन आपका बना या इनोल का जो आयन बना वो इसके ऊपर अटैक करेगा एंड देन सिंपली एक इन्होंने स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, जो इन्होंने सिंपल एडिशन करने के बाद ये चीज बनाई, तो यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि 6 मेंबर की कहीं ना कहीं रिंग बनने के चांसेस हैं। तो रिंग बनने के जहां भी चांसेस दिखे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और रिंग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन्होंने फर्दर अपनी एक रिएक्शन की, कंडेंसेशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव द फाइनल साइक्लिक प्रोडक्ट। कैसे, अमोनिया के ऊपर फिर से लोन पेयर था, वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। और जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था सेम वही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप सिंपली लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर रहे हैं टू जनरेट द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये वाला आपका इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म हो। दूसरी रिएक्शन है पेसरिनी रिएक्शन। ये भी 3 कंपोनेंट रिएक्शन होती है। इट इज अ 3 कंपोनेंट कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, C isocyanates and the carbonyl compound aldehyde or ketone to afford alpha acyl oxy carboxamide। ये देखो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड की रिएक्शन किसके साथ में की हमने, कीटोन के साथ में, प्लस में क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, अल्फा एसाइल ऑक्सी कार्बोक्सामाइड। तो इसके अंदर सभी के गुण आप देख रहे हैं, R1NH ये वाला जो पार्ट आ गया ये इस मॉलिक्यूल से आया है, जो आपके पास में R2 वाला पार्ट ये वाला है, ये वाला आपके पास में इस मॉलिक्यूल से आया है, और जो ये वाला पार्ट है आपका ये आपका यहाँ से आया है। तो मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म थोड़ा अलग है इसका। द पेसरिनी रिएक्शन प्रोसीड्स
rapidly if the reaction is performed in a aprotic solvent at room temperature. High yields are obtained with the high concentration of the starting material in the mixture. कैसे सॉल्वेंट में ये चीज ज्यादा अच्छी होती है जिसके अंदर प्रोटोन ना हो सॉल्वेंट के अंदर, मतलब एसिड वगैरह ऐसे नहीं होने चाहिए, उनके अंदर ये रिएक्शन काफी अच्छी होती है। क्यों, वो भी आपको बताते हैं। It is believed that the Passerini reaction does not follow an ionic pathway. Hydrogen bonding is believed to play a crucial role in the formation of presumed cyclic transition state for the reaction. ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर हम इसको प्रोटिक सॉल्वेंट में लेंगे ना, प्रोटिक सॉल्वेंट में जिसके अंदर प्रोटोन होगा, तो वहां क्या होगा, वो प्रोटोन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी, जो पहले रिएक्शन आपस में ही कर रहे थे, वो अब इस सॉल्वेंट के साथ में भी करेंगे। एच बॉन्डिंग जो आपकी है वो सॉल्वेंट के साथ में भी हो जाएगी। ठीक है, सॉल्वेंट के साथ में भी हो जाएगी तो रिएक्शन ओवरऑल जो थे उसके चांसेस वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट तो आपस में हम कम करवा पा रहे हैं रिएक्ट। दैट्स वाई हाइड्रोजन जो इसको अप्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म देखो अब इसका। पहला स्टेप क्या है आपका, ये जो आपका कीटोन था और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब दोनों कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, इसके पास ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और OH जो था इसका उसमें H पॉजिटिव था, जो उसके पास भी चांसेस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कि वो आपके अपने साइक्लिक स्टेट बना सके। अब जो ये वाला कार्बन था इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का नेगेटिव और इनके बीच में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मॉलिक्यूल बनाना सबसे जरूरी है, अगर ये बनाना आ गया तो तुम फाइनल प्रोडक्ट बना लोगे। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट इसके रिएक्शन में क्या है, आइसोसाइनाइड का एडिशन। आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो ये क्या करेगा, कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज था वो अटैक साइक्लिक स्टेप में हो रहा है, ये अटैक करेगा आपका जो कीटोन वाला कार्बन था उसके ऊपर, और फर्दर ये आपके साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ही बॉन्ड का क्या होगा, रोटेशन होगा, एंड देन जो आपके पास में कार्बोनिल का ऑक्सीजन था ये फर्दर अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल नहीं साइनाइड वाले कार्बन के ऊपर, आइसोसाइनाइड वाले पे। तो इन्होंने यहाँ से क्या बनाया कि जो CN मॉलिक्यूल था, आइसोसाइनाइड का मॉलिक्यूल था, वो भी इनके बीच में कहीं इन्होंने डाल लिया, तो उससे इन्होंने क्या बनाया, ये वाला मॉलिक्यूल बनाया। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि आपके पास में ये कार्बोनिल जो एसिड का था और जो OH ग्रुप आपके पास में बना कीटोन का, इसकी फर्दर टेंडेंसी है इसके ऊपर अटैक करके एक रिंग फॉर्मेशन करने की। इस चीज को कहते हैं एसाइल ट्रांसफर। इन्होंने अपनी एक रिंग की फॉर्मेशन की और फिर फर्दर क्या होगा, आपके पास में 5 मेंबर्ड की रिंग फॉर्मेशन हो गई। यहाँ से जो लास्ट स्टेप है इसका, लास्ट स्टेप होगा रिंग का ओपनिंग, रिंग ओपनिंग। बच्चों ये वाला रिएक्शन आपको बार बार हाथ से लिख के देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ये ऐसा ही इसका मैकेनिज्म होता है, ये आपको करके देखना पड़ेगा। रिंग ओपनिंग लास्ट स्टेप जो इसका, रिंग ओपनिंग कौन से वाले से हुई, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से, देखो टूट के रिंग ओपनिंग हुई, उसी के बेसिस पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं आप कीटोन से तोड़ते तो प्रोडक्ट अलग बन जाता। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ये आपको देखना है, रिंग ओपनिंग थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो इसके थ्रू जब आप रिंग ओपनिंग करेंगे तो ये आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट आपको बन के मिलेगा। तो ये इस रिएक्शन का पैसेरिनी रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो आज जैसे जो हमने 2 रिएक्शन देखी हैं, पहला बिगिनली रिएक्शन था, उसके अंदर आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले कंडेंसेशन कर रहे थे, किसका, एक एल्डिहाइड का, किसके साथ में, यूरिया के साथ में, वहां से एक इमीनियम आयन बना रहे थे। अब इमीनियम आयन किसके साथ में रिएक्ट करेगा, बीटा कीटो एस्टर के साथ में। बीटा कीटो एस्टर कैसा था,
आपका इनोलेट फॉर्म करेगा, क्योंकि हम एसिड कैटालाइज कंडीशन ले रहे हैं। ये वाला कंपाउंड जो था ये ऑब्वियसली एसिड फॉर्म करेगा, क्योंकि एस्टर का ग्रुप हमने जोड़ रखा है। इनोलेट आयन यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज के ऊपर। यहाँ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या थी? इमेनियम आयन, और वहां से सिंपल आपकी रिएक्शन को बना देगी। और लास्ट स्टेप में वहां से कंडेंसेशन आप करके रिंग का क्लोजर करे थे। दूसरा ये पेसरिनी रिएक्शन है। इसके अंदर आप क्या लेते हैं? 3 कंपोनेंट लेते हैं। कौन कौन से? एक कीटोन लेते हैं, एक आइसोसाइनाइड लेते हैं, और तीसरा आप क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। अब जो यहाँ पे पहला स्टेप है वो क्या है? कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की शेप ले लेगा। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको आइसोसाइनाइड ग्रुप को इंडल्ज करना है, उसको इसके अंदर लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे? वो इन दोनों के बीच में एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया है। ये वाला जो पार्ट दिखाया आइसोसाइनाइड का, ये इन दोनों के रिएक्शंस के बीच में इनबिल्ट हो गया, और देन रोटेशन ऑफ सीरीज ऑफ रोटेशन ऑफ बॉन्ड के करके आप एसाइल ट्रांसफर करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे 5 मेंबर की रिंग्स के थ्रू। रिंग ओपनिंग जो होगी 5 मेंबर की रिंग के बाद में, वो फाइनल प्रोडक्ट की किसके थ्रू होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के थ्रू होगी। इनको प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल आराम से आ जाएंगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बच्चों भूल जाओगे इन चीजों को। यहाँ 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ये वाला पॉइंट है, हमने एक कंपाउंड ये दिखाया और दूसरा वाला ये दिखाया। ये आइसोसाइनाइड यहाँ दिखाए हैं, इनकी रिएक्शन हमने की PHH का मतलब होता है बेंजीन, सोलवेंट है खाली। TS होता है टोसाइलेट, टोसाइल लिविंग ग्रुप है और कुछ नहीं। तो इनकी आपने जब रिएक्शन की तो उसके बाद रूम टेम्परेचर पे 2 आवर्स के अंदर 93% यील्ड के साथ में रिएक्शन हुई, आपकी फाइनल प्रोडक्ट आया। तो इसका एक बार मैकेनिज्म ट्राई आउट करने की कोशिश करेंगे आप लोग। दूसरा आपके पास एक रिएक्शन और है, सिंपल आपके पास एक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आपने आइसोसाइनाइड के साथ में की इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है आपके पास? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में की। और सॉरी, THS सोलवेंट था, रूम टेम्परेचर था, 93% यील्ड आई और फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ आपने क्या लिया था एसिड? TFA। TFA क्या था? ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप एक बार करके देखेंगे, हो सकता है आपको और अच्छे से क्लियर हो। इस टॉपिक में स्पेशली अगर किसी को कोई दोबारा प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए